इस फॉर्मूला से होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि इतने एंगल पे डिफ्लेक्शन 56 पार्टिकल्स 30 डिग्री डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो कितने पार्टिकल 90 डिग्री डिफ्लेक्शन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो वाला हो रहा है। एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कुछ, मुझे याद है, तो उससे भी तो हो जाएगा ना। इंडिविजुअल आएगा बस उससे। हाँ, जो x है यहाँ पे वो n है। हाँ बराबर, फॉर्मूला तो दिया था मैंने। अरे तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ पर्टिकुलर एंगल पहले दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ऐसे सेम फॉर्मूला दूसरे टाइम में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या नहीं हो रहा है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, क्योंकि तुम यूनिट सही नहीं रख रहे होगे, इस चीज का ध्यान रखना। यूनिट्स उस हिसाब से रखना। अगर तुम केजी में मास रख रहे हो जो कि इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो फिर 9 × 10⁹ ये रखना, ये वाला के का वैल्यू। कुछ लोग ये गड़बड़ कर रहे होंगे कि के की वैल्यू 1 रख रहे होंगे, बाकी सब कुछ जूल और ये सब कुछ चल रहा होगा, तो वो यूनिट का एक ध्यान रखना वहां पे। वो सबको कोई वो नॉर्मल सॉल्विंग से हो जाएगा, वो सिर्फ डराने के लिए वर्ड्स। जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है। चलो, लास्ट लेक्चर हम कर रहे थे डी ब्रॉगली। ये y नहीं, raised to 4 है ना, y नहीं है, raised to 4 है। पहले वाले फॉर्मूला का सिर्फ रेशो ले वही है, वही है, तभी तो बोला मैंने, ये लग रहा है मैंने करवाया है तुम लोगों को। फॉर्मूला हमने डायरेक्ट नहीं निकाला था, हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, जिसमें वो r आप जब पता कर लोगे तो वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। बस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन में अगर गड़बड़ है तो यूनिट का ध्यान रखना, और कोई उसमें है ही नहीं कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन दिया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे कि कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2.4 × 10⁻19 जूल, राइट। इसका आंसर आपका 10 एंगस्ट्रॉम आ रहा होगा, क्योंकि 2.4 × 10⁻19 इज बेसिकली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वोल्टेज कितना हो गया, 1.5, 150/1.5 √100। चलो अगला सवाल। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 31 नैनोमीटर
photon of wavelength 31 nanometer was incident on electron of hydrogen atom in ground state photon of wavelength 31 nanometer was incident on electron of hydrogen atom in ground state. Calculate de Broglie wavelength of this electron. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, साथ में डिस्कस करेंगे. If uncertainty, oh wait, no, Heisenberg पे चला गया. An electron having kinetic energy 6.4 into 10 raised to minus 19 joule 6.4 into 10 raised to minus 19 joule is placed in an electrical field is placed 6.4 into 10 raised to minus 19 joule is placed in an electrical field of potential difference 6 volts of potential difference 6 volts. Then calculate the de Broglie wavelength associated with this electron. Calculate the de Broglie wavelength associated with this electron. गोल बच्चा उठा के ऐड कहाँ से, किस में ऐड करके बोल रहे हो? टोटल एनर्जी में ऐड कर दोगे ये कह रहे हो? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगी. हाँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन उसको यूज करके तुम सॉल्व नहीं कर सकते. सुनो यार, इस क्वेश्चन को समझो. आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी 6.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 ईवी से जूल से भाग रहा है. आपने इस पे कुछ तो इलेक्ट्रिकल वर्क किया, ठीक है. आपने जब इस पे कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क किया तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है डी ब्रॉगली ने ये बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो किस फॉर्म में होगा, बताओ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो एक बात बताओ, जो काइनेटिक एनर्जी फील्ड की वजह से आ रही है, जो काइनेटिक एनर्जी फील्ड की वजह से आ रही है वो कैसे निकालोगे? कैसे? जो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करके, हाँ या नहीं? जो टोटल एनर्जी है उसमें से इनिशियल एनर्जी माइनस करो. टोटल एनर्जी मतलब कहाँ से बताओ? 6.4 उसकी इनिशियल है. समझ में आ रही है बात? विच इज तुम करोगे डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी. डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी. इसको समझ के सॉल्व करो आगे. जिन बच्चों को नहीं समझाए खुद से थोड़ा और डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से रिलेट करने की कोशिश करो. डेल्टा ई कैसे निकालोगे? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. तो फाइनल एनर्जी, ई तो काइनेटिक एनर्जी ही है ना यहाँ पे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? क्यू इंटू वी. ये उस तरफ चला जाएगा, लिखा है क्या? ई इनिशियल लिखा है, इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर? क्यू इंटू वी.
फाइनल इनिशियल के टर्म्स में बात करते हैं। ई फाइनल, ई इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? Q इंटू वी प्लस ई इनिशियल। और फिर आपको ये चीज पता है, ईवी में निकाल लेना, ये भी तुम्हें ईवी में निकाल लेना, उस हिसाब से सॉल्व करो। पहले बताओ 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ ये हमारा ई इनिशियल था। 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ को आपने ईवी में कन्वर्ट किया तो कितना आया बताओ? 4 ईवी। और ये कितना हो जाएगा बताओ? क्यू कितना दिया हुआ है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 ई। और वोल्टेज कितना है? 6। तो ये कितना हो गया? 6 ईवी प्लस 4 ईवी 10। ये हमारा आया टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ईवी। आपको निकालना है वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला √150 अपॉन voltage, so which is 150 by 10 15। लास्ट क्वेश्चन का क्या क्या था बताओ? क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन में 2.3 के आसपास कितने लोगों का आंसर आ गया था? नहीं, अच्छा 2.3 अंडर रूट में बोलो क्या है उसका? √5 के आसपास कितने लोगों का आ गया था? √5 5.7 ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे, V जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसको ऐसे सोचो ही मत। तुम ऐसे जो सोचोगे ना कि डेल्टा ई जो चेंज इन एनर्जी आई होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से भाग रहा होगा, धीरे धीरे भाग रहा है, सडनली अब तुम्हें तेजी से भागता हुआ दिखा, तो जो ये चेंज इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से आई होगी बताओ? जो आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया है उस वजह से। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू Q इंटू वी। अब बस इनिशियल तो तुम्हें पता है, दे रखा है डायरेक्ट, फाइनल निकल जाएगा। और क्यों तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज किस वजह से आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में? क्योंकि तुमने एक इलेक्ट्रॉन जो धीरे धीरे चल रहा था उस पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। वो क्या था वो पोटेंशियल डिफरेंस? 6 था ना, तो इसे 6 रखोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ए फोटोन ऑफ 31 nanometer was striked an electron of hydrogen atom in the ground state। सो हमारे पास है हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। इस पे हमने फोटोन स्ट्राइक किया जिसकी एनर्जी है 31 नैनोमीटर। 31 नैनोमीटर फोटोन का आप वेवलेंथ से उसकी एनर्जी निकाल सकते हो क्या ईवी में? कैसे किया होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन 31। कितना आया ईवी में एनर्जी बताओ? नहीं, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? कितना है बताओ? 40 ईवी, हाँ या नहीं? ये टोटल एनर्जी आपने फोटोन स्ट्राइक किया है। अब ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है बताओ? -13.6। तो मतलब इस 40 ईवी में से वो 13.6 एनर्जी तो यूज कर लेगा। बताओ क्या हो रिमूव होने के लिए, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो, हाँ या नहीं? तो आपके पास जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो बताओ? EP-5 या EP माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, आप किसी भी तरह से बोल सकते हो। फाई इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी है 13.6, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना है 40 माइनस 13.6 क्या है 26.4। ये काइनेटिक एनर्जी आई, और जो काइनेटिक एनर्जी ईवी में है वही तो वोल्टेज है। तो आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अंडर रूट 150 अपॉन वोल्ट्स विच इज अंडर रूट 150 अपॉन 26.4 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व किया होगा तुमने, तुम्हारे पास इसका आंसर आया रूट 5.7 एंगस्ट्रॉम। उसे सॉल्व किया होगा तो कितना आया बताओ 2.4 एंगस्ट्रॉम ना। सो डी ब्रॉगली के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इसी टाइप में होंगे, लैंग्वेज चेंज कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, कंसेप्ट और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, कोई लिख रहा है क्या ये? कायदे से हमें बोर के फेलियर्स को पहले पढ़ लेना चाहिए, बट मैंने वो चीज आपको करवाई नहीं अभी। फेलियर ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल हमारा काफी पहले खत्म हो गया है, बट हम पहले हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली को समझेंगे, उससे हमें उसके फेलियर्स को बेटर वे में तुम समझ पाओगे कि खुद से समझ पाओगे। एक फेलियर तो तुम्हें यहाँ खुद दिख रहा होगा कि बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कहीं कंसिडर्ड ही नहीं है, सब कुछ क्लासिकल फिजिक्स की तरह चल रहा है, पार्टिकल नेचर पे चल रहा है सब कुछ, उसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडरेशन में लिया नहीं। अच्छा, दूसरा एक और ड्रॉबैक तो हमने शुरू में समझ लिया था, क्या था बोर का मॉडल का ड्रॉबैक, कि उसका जो सेकेंड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो कह तो देता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहना प्रेफर करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, लेकिन इसका रीजन नहीं देता है। अब तुम सोचो, बोर तक डी ब्रॉगली तक पढ़ लिया है ना, अब बताओ तो रीजन क्यों एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। यू कैन सॉल्व इट मैथमेटिकली, पेन चला सकते हो, एक बार बोर पे जाओ, यहाँ आओ, रीजन देखो क्या है। डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, हाँ ना, ये किसने बोला है? बोर ने। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एज अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू बोर, बट डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट में एज स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, एज अ वेव्स, तो अब फिर उसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, जब इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 2πr। अच्छा, जब वो एज अ वेव ये चीज कर रहा होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ये थोड़ा ढंग से बना लेना। तो n एक वेव का लेंथ कितना, ऐसे कितनी वेव लेंथ आई है, समझ पा रहे हो, एक वेव की लेंथ होती है लैम्डा, ऐसे कितनी वेव्स आई n, चल रहे हो साथ में? अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स है, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो n इंटू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू 2πr, देयरफॉर mv को इधर भेजा, इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। क्या हो गया? हाँ, लेकिन इसने इस बार जस्टिफिकेशन दिया, उसको जस्टिफाई किया उसने हवा में बस कह दिया था ये चीज एक्सपेरिमेंटल डेटा में, ठीक है, उसने सोच के नहीं कहा। आर की वैल्यूज निकालते गया, वी की वैल्यूज निकाल के, हाँ
चलो, सो ये था रीजन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो लिखो, रीजन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय डी ब्रॉगली, या एक्सप्लेनेशन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय डी ब्रॉगली. De Broglie considered the electron revolving around the nucleus as a standing wave. De Broglie considered electron revolving around the nucleus as a standing wave, आगे ये कॉपी करो. अभी हाइजेनबर्ग आएगा और सर्कुलर पाथ को भी हटा देगा. सर्कुलर पाथ, हाँ वो भी गलत. अभी हाइजेनबर्ग आएगा और सर्कुलर पाथ के कंसेप्ट को ही हटा देगा. हाँ, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो, लेकिन उसमें भी गड़बड़ है. हाँ, उसमें भी गड़बड़ है. जितने अगर वेव्स है तो फिर यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर n तभी 3 होएगा. इसमें भी सवाल है अवस्थी में. ये वाला फॉर्मूला यूज करा के n कैलकुलेट कराएगा और पूछेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ. अभी हम आगे पढ़ेंगे. अगला टॉपिक हमारा है हाइजेनबर्ग के बाद क्वांटम नंबर्स. चलो, यहाँ तक कोई दुख नहीं होना चाहिए. हेडिंग है हमारी. हाँ बोलो. देखो, सर्कुलर में है पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन के अराउंड सर्कुलर पाथ, ये पार्टिकल नेचर है. लेकिन डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्या होता है, वेव नेचर. तो वो अपना वेव नेचर एग्जिबिट करके क्या करेगा, ये पाथ कवर करेगा. और ये पाथ कवर करने के लिए मान लो उसे 5 वेव्स लग रही हैं, तो कितना लेंथ उसने कवर किया, 5 इंटू वेवलेंथ. हाँ या नहीं? तो n इंटू वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू 2πr. कितना कवर किया डिस्टेंस. एंड देन फिर रीअरेंज किया, mv को उधर भेजा, पाई 2π को यहाँ पे, mvr इज इक्वल टू nh/2π. हेडिंग है हमारी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Heisenberg's uncertainty principle. लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, बेसिकली हाइजेनबर्ग ही वो पॉइंट था जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है. ठीक है. सो इस रूल के आगे से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होगा. हाइजेनबर्ग, क्या हाइजेनबर्ग गलत नहीं है, अभी तक वो सही है. अभी से ऑनवर्ड जो भी पढ़ेंगे सब अभी तक सही है. हाँ, मार्क्स. अरे बेल, मैं आके तुम्हें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोल दूं, तुम बोलोगे ठीक है जेई देखा जाएगा. ठीक है, मैं तुमको आके बोल दूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंजर्स इक्वेशन, तुम बोलोगे ठीक है मिस, जो भी है इस चैप्टर का मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा. ठीक है, तो इसलिए पढ़ाना पड़ेगा वो. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is impossible to determine
position and momentum, it is impossible to determine position and momentum of a moving microscopic particle. It is impossible to determine position and momentum of a moving microscopic particle precisely and simultaneously. Precisely and simultaneously. समझो यहाँ पे उस चीज को उसने मैथमेटिकली कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. इसका डेरिवेशन आपके लेवल पे नहीं है, इवन आप आगे भी पढ़ोगे तब के लेवल पे भी ये डेरिवेशंस नहीं रहेंगे आपको. ठीक है, इसको समझते हैं. यहाँ पे टर्म्स क्या है? डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और एरर इन पोजीशन. डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम. मतलब मोमेंटम के मेजरमेंट में क्या एरर है. अब समझो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर तुम पोजीशन को प्रिसाइजली डिटरमाइन करोगे तो तुम मोमेंटम में बहुत ज्यादा एरर कर दोगे, या जब तुम मोमेंटम को प्रिसाइजली डिटरमाइन करोगे तो तुम पोजीशन में बहुत ज्यादा एरर कर दोगे. और ये आप समझो इस तरह से, आप अगर इसको क्लासिकल फिजिक्स से रिलेट करके सोच रहे हो कि मिस ऐसे कैसे, हम तो मूविंग कार की पोजीशन मोमेंटम डिटरमाइन कर लेते हैं बिकॉज दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक एंटिटी. लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे तुम कॉमन सेंस एकदम बेसिक के हिसाब से सोचो. तुम्हें किसी चीज को देखना है अगर, तो वो तुम्हारे विजन पे आनी चाहिए ना. मतलब उस पे फोटोन स्ट्राइक करके इट शुड स्ट्राइक टू योर आईज. जब तक उस पे फोटोन स्ट्राइक करके वापस आता है तुम्हारे पास, तब तक क्या वो कहीं और मूव कर गया है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है. पर मान लो तुम उसको, जब फोटोन उस पे स्ट्राइक किया, वापस तुम्हारी आईज पे आया और तुम बोल रहे हो कि उसकी वही पोजीशन है, मतलब कि तुमने उसकी वेलोसिटी को नील किया, हाँ या नहीं, उसकी वेलोसिटी को स्टॉप किया. मतलब तुम्हारा जो मोमेंटम है mv है, वो तुम एरर बता रहे हो ना, जो बता रहे हो मोमेंटम वो गलत बता रहे हो तुम. समझ पा रहे हो? सो इसी वजह से वो यही कहता है कि आप प्रिसाइजली दोनों चीजें साथ में नहीं बता सकते. अगर आप एक चीज को बहुत अच्छे से बताने जाओगे तो दूसरे में एरर उतना ही ज्यादा होगा. क्यों? समझो यहाँ पे, अगर मैं कह रही हूँ डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन इज टेंडिंग टू 0, मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम प्रिसाइजली यही जगह है उस पार्टिकल की, तो तुमने उसको अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी तो गलत बताई है ना. मतलब कि उस टाइम पे तुम इस मैथमेटिकली इधर जाओ तो एरर इन मोमेंटम विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा ना. समझ में आ रही है बात? कुछ समझता है मैं क्या कह रही हूँ? कॉपी करो. अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पहले वो देख लेते हैं. डेल्टा एक्स, मोमेंटम को क्या लिख सकती हूँ? m डेल्टा वी, हाँ या नहीं. मास तो कांस्टेंट रहेगा, इस तरफ भेजो h अपॉन 4 पाई. सो एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. ये इसका दूसरा फॉर्मेट है. और एक तरीके से कैसे लिखा जा सकता है बताओ? गुड, वेरी गुड. चलो ध्यान दो यहाँ पे. हमारे पास था रिलेशन डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. ठीक है. अच्छा, इसको मैं अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करती हूँ
डेल्टा टी से। वैसे ये शॉर्ट तरीका है, आप इसको इसने किया है बहुत लेंदी तरीके से, उससे देख लेना, ये शॉर्ट तरीका है। इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन डेल्टा ए, h upon 4 pi m. So now I have delta t into delta x into delta a into m h by 4 pi. मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, पावर, जो भी क्या हुआ। सो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना इस पूरी खिचड़ी को, डेल्टा ई। सो डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई should be greater than equal to h upon 4 pi. क्वेश्चंस इससे इतने नहीं दिखते हैं आपको, पहले दो वाले से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम दिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी को किस किस तरह से लिखा जा सकता है। एक बात बताओ, तो इसने फिर बोर के सर्कुलर ऑर्बिट के कंसेप्ट को कैसे फिर रॉन्ग प्रूफ कर दिया? एग्जैक्टली उसने प्रॉपर उसका पोजीशन ही बता दिया ना, इस ट्रैजेक्टरी पे इतने पे ऐसे मूव करेगा, है ना, और पोजीशन बता दी कि इस ऑर्बिटल में है, और उसके साथ साथ उसकी स्पीड भी दे रखा है, उसने सब कुछ ही दे दिया है एकदम प्रिसाइजली। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है, सर्कुलर शेल्स का कंसेप्ट है, वो रॉन्ग प्रूफ हो जाता है कि आप नहीं बता सकते कि प्रिसाइजली वो ऐसे यहीं पे है। तो फिर वो कैसे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? कोई कैसे, किसी को बताना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो आप प्रिसाइज तो बात कर नहीं सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। तो ऑर्बिट्स का कंसेप्ट रिप्लेस हो जाता है ऑर्बिटल के कंसेप्ट से। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ऑर्बिटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट रीजन इज द ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात? तो यस, इसी के आसपास होगा, इसी में होगा, लेकिन इसने प्रिसाइज बोला, ये एक प्रोबेबिलिटी के टर्म से बात करेगा कि यहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ में आ रही है बात? सो लिखो इसी में, hence the concept of orbital, hence the concept of orbit is replaced by orbital, लिखो, orbital is the region in space, orbital is the region in space where probability of finding the electron is maximum, where probability of finding the electron is maximum। तो ऑर्बिट का जो उसने बताया है, समझो यहाँ पे, अब अगर हम टोटल चीज को दिमाग में लेके चलें, तो उसने कुछ तो n बता रखा है ना, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये तो सही है, मतलब पक्की बात कुछ कुछ डिस्टेंस पे है, बस उसने प्रिसाइज जो सर्कुलर ऑर्बिट कह दिया है, वो एक प्रिसाइज सर्कुलर ऑर्बिट ना हो के एक रीजन होगा, और n का कंसेप्ट तब भी रहेगा। उसने क्या बोल दिया, n क्या है? प्रिसाइज एक सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन अब वो प्रिसाइज सर्कुलर ऑर्बिट
ना होके वहां पे रीजन बनेगा कि इतने डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये हमारे n थे। अब तुम कहते थे इधर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर ऐसे घूम रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है। अब ये तो रूल एकदम फिक्स है कि यहाँ तो नहीं होने वाले, क्योंकि mvr इज इक्वल टू nh/2 यहाँ इस रीजन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब बात प्रोबेबिलिटी में होगी। समझ में आ रही है बात, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट ओवर हियर, इस पे बात होगी। और इसमें भी पर्टिकुलर स्पेसेस हैं। आगे अगला टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें हमने डिटरमाइन किया इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन को। समझो यहाँ पे इस बिल्डिंग में मान लो मुझे पता है कि ये रहती है इस बिल्डिंग में, मुझे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जाननी है, ये कहाँ पे है अभी। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए किस फ्लोर पे रहती है ये। फिर मान लो उस फ्लोर पे 1 BHK 2 BHK 3 BHK है, ये रूल है हर फ्लोर पे 1 BHK 2 BHK 3 BHK है। तो मुझे पता होना चाहिए उस फ्लोर के 3 BHK में है ये, या 2 BHK में, मान लेते हैं उस फ्लोर के 3 BHK में। तो मैंने पहले तो फ्लोर पता होना चाहिए 1 BHK 2 BHK विच इज फ्लैट नंबर। फिर उस फ्लैट में एंटर करके मुझे पता होना चाहिए तीनों रूम्स में कौन सी जगह पे है। तो वो जो रूम है जिसमें ये बैठी हुई है, वो रूम है ऑर्बिटल। और वो पूरा फ्लोर जिस पे ये रह सकती है वो ऑर्बिट है। तो अब भी ऑर्बिट सही है, ऑर्बिट का कंसेप्ट अब भी सही है कि पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन उस जगह पे एक्चुअली कहाँ पे होगा, ये ऑर्बिटल है। और ऑर्बिटल में भी प्रोबेबिलिटी है कि उसके रूम में मिलने के चांसेस, अगर मैं प्रेडिक्ट करूं कि अच्छा मैं जा रही हूँ इससे मिलने, तो मैं अगर एक साधारण एकदम नॉर्मल सी स्टूडेंट है, वो इधर उधर भटकने वाली नहीं, तो मैं यही सोचूंगी कि यहाँ नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस है अपने घर में रूम में होगी, है ना। तो द फ्लोर इज एन ऑर्बिट, उसके फ्लैट में वो जिस कमरे में है वहां पे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना उसके मिलने की। तो वो रूम क्या है, ऑर्बिटल है। क्या ऑर्बिट के अंदर ही है ऑर्बिटल, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो इसी जगह पे ही होगा, ऑर्बिट के अंदर ही होगा। बस हम अब प्रिसाइज नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। कहाँ चल रहे थे, चलो सवाल करते हैं इस पे। ये तुम लोग क्या ऐसा उड़ता जा रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। एक्टिंग नहीं करना, ठीक है। क्वांटम नंबर से काफी क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो जो चीजें आपको नहीं समझेगी आप यहीं पे पूछोगे। इफ H प्लस, नहीं ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, पहले थोड़ा इंसानों वाला सवाल करते हैं पहले। वो कौन सा वाला था? वो भी इंसानों वाला ही था। हमारे कल के पेपर में कोई परीक्षा नहीं है ना, आंसर की सॉल्यूशन सब भेजा थे, चेक नहीं किया। बिजी लोग हैं, कॉर्पोरेट लाइफ। हाँ हाँ सही है, सही, चेक नहीं किया, बेचारे बहुत गलत हुआ था इनके साथ। सॉल्यूशन में जो 24 क्वेश्चन है ना, उसके क्वेश्चन के बराबर नहीं है। तो उसने जो सॉल्यूशन दिया है ना, वो प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, तो 24 में मतलब तो उसमें 1 एट अ टाइम लिया है सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है ये मुझे, टाइम तो नहीं किया, लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया तो चुप बैठना। प्रॉब्लम रहेगा तो मार्क्स टू ऑल जाता है ना। अरे मतलब आपने जो दिया है ना वो वैसा मत वो इनबिल्ट ही आता है, इसमें कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं है ना, मतलब 24 के अलावा ऐसी हालत थी क्या, फिर तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा बना रही हो मेरा मतलब। हाँ बहुत अच्छा, सच में घर पे जाके सॉल्व किया ना, बहुत अच्छा।
कुछ अभी मैंने शुरू कहाँ किया है पेपर, अभी तो ऐसा ग्रेजुअली होगा ना, ऐसा शुरू में ही लेवल ऐसा दे दूंगी तो तुम ऐसे ठीक है जाने दो मिस, आप जाओ हम भी जाते हैं। हाँ मतलब इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली, FLT तक एकदम अच्छे लेवल पे। पहला अभी 30 अगस्त वाला। तुमको पता होगा ना, मुझे क्या रेडॉक्स दिया है क्या सिर्फ रेडॉक्स क्या ही एटॉमिक डाल दो। अरे नहीं फिर वो ये नहीं हम डाल दो क्या कितने लोगों को लगता है ये संडे टेस्ट में रेडॉक्स के साथ एटॉमिक भी होना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू फील रेडॉक्स के साथ एटॉमिक भी एडेड होना चाहिए संडे वैट में? चलो तो मेजॉरिटी इज रेडॉक्स, चलो खत्म। इफ प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे उसका भी समय आएगा सिर्फ एटॉमिक, सवाल देखे नहीं है तुमने एटॉमिक के अभी, अच्छे से पढ़ो। अभी एटॉमिक की प्रैक्टिस कहाँ की हो इतने की, डायरेक्ट बोल रहे हो एटॉमिक सिर्फ डाल बोर्ड तक। जो गलत पढ़ाया वो गलत पढ़ाने तक कर दिया जाए पक्का। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री बोर मॉडल तक होना चाहिए? चलो ठीक है फिर मेजॉरिटी एटॉमिक प्लस रिडॉक्स रखेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा ना, कुछ 5-6 एटॉमिक ऐड होंगे बस। इफ अनसर्टेनिटी, ऐसा थोड़ी होगा। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is 0.33 ppm, sorry ppm का बोल रही, पिकोमीटर, पिकोमीटर 0.33 picometer, uncertainty in the position of electron is 0.33 picometer, then what will be its uncertainty, what will be the uncertainty in velocity? चलो मैथ्स का सवाल है, इसमें केमिस्ट्री कुछ था नहीं, बेसिक मैथ्स प्लस माइनस। इधर ध्यान दो, हमें एरर इन पोजीशन दे रखा था, एरर इन वेलोसिटी पूछा है h/4πm, एरर इन पोजीशन, देयरफॉर एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल टू भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, h/4πm into 1 by error in position, 6.626 into 10 raised to minus 34 upon 4 pi, 22/7 लिया है, 3.14। मास कितना 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। एरर इन पोजीशन है 0.33 which is 1/3 into 10 raised to minus 12 मीटर। अब रफली अगर जाएं तो ये चीज कैंसल हो रही है, इसको 6 और इसको कैंसल करो, कितना 2/3, रफ जा रही हूँ मैं कैलकुलेशन में, इंटू 4, ये हो गया, ये हो गया, ये 10 raised to minus 31, 10 raised to minus 12 is 10 raised to minus 43, ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 43 minus 34, किधर पहुंचे 9, 10 raised to 9 और ये कितना 1/6, 1/6 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, 0.16 इंटू 10 raised to 9, थोड़ा अप्रोक्स लिया है मैंने यहाँ पे इससे ये अलग आ रहा है, 1.6 इंटू 10 raised to 8 मीटर per second. Next question.
if H plus ion is accelerated to 6.62 into 10 raised to 6, 6.62 into 10 raised to 6 meter per second, 10 raised to 6 meter per second, and error in its velocity is plus minus 1%. Error in its velocity is plus minus 1%. Then calculate error in its position. Find to 10 raised to minus 13. कितना? Find to 10 raised to minus 13 दिया है. प्लस माइनस 1% इज परसेंट एरर दिया हुआ है, मतलब है ना. परसेंट एरर कैसे निकालोगे? एरर इन पोजीशन अपॉन पोजीशन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन. एरर इन पोजीशन नहीं पता, डेल्टा एक्स, लेकिन उसका हमें क्या दे दिया उसने? इफ एच प्लस आयन, एक वेट, एरर इन वेलोसिटी दिया है. एरर इन वेलोसिटी 1% दिया है, मतलब परसेंट एरर 1 दे दिया है. और परसेंट एरर कैसे निकालोगे? एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. एरर इन वेलोसिटी नहीं पता, डेल्टा वी. ओरिजिनल वेलोसिटी दे रखी है उसने 6.6 इंटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंट कितना 1. इससे डेल्टा वी पहले निकालेंगे, उस डेल्टा वी को फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको परसेंट एरर दिया जा रहा है, जैसे परसेंट एरर इन पोजीशन, परसेंट एरर इन वेलोसिटी, तो परसेंट एरर कैसे निकालते हो? एरर अपॉन एग्जैक्ट या ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 ना. जैसे यहाँ परसेंट एरर इन वेलोसिटी दिया हुआ है 1%, तो एरर इन वेलोसिटी डेल्टा वी, और वेलोसिटी दिया हुआ है ना, इज एक्सेलरेटेड टू 6.62 इंटू 10 रेज़ टू कितना बोला है? माइनस वेलोसिटी कितना बोला है? 6.62 इंटू 10 रेज़ टू 6 इंटू 100. इससे डेल्टा वी निकाल लोगे तुम, और फिर उस डेल्टा वी को तुम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे. इस बात को अपने बुक में लिख के रख लेना, ये तुम्हें यूज पड़ेगा काफी क्वेश्चंस में. कॉमन सेंस ही है वैसे तो. सुनो यार, सुनो, पेन रखो सब. आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम. एरर इन पोजीशन आपको पता करनी है. एरर इन वेलोसिटी आपको पता है, परसेंट एरर इन वेलोसिटी 1 है, और एरर इन वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू कितना 6 इंटू 10 रेज़ टू 2. यहाँ से कैंसिल होके हो गया 10 रेज़ टू 4. डेल्टा वी मिला 6.62 इंटू 10 रेज़ टू 4. मुंह बंद रहना चाहिए. 6.62 इंटू 10 रेज़ टू 4 इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 अपॉन 4, 22/7 पाई हो गया m. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 kg, विच इज 5/3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27. ये हमारे पास
ये कैंसिल, यहाँ पे 10 आया तो कितना हो गया, 10⁻23, ऊपर गया 10⁻23, ऊपर जाके 10⁻+23, 34 -34 + 23 कितना हुआ, -11 ना। सो 10⁻11। अब बाकी खिचड़ी सॉल्व करते हैं। डेल्टा x इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू और कुछ नहीं है ना, 10⁻11 अपॉन 88/5 है नहीं। इसको फर्दर सॉल्व करो, 21/88 इंटू 5, 1/5 को 0.2 लिख रही हूँ, इंटू 10⁻11। सो 21 इंटू 2 किधर पहुंचे, 42 है या नहीं। 4.2/88 इंटू 10⁻11, 42/88 इंटू 10⁻12, 42/88 रफली कितना आ रहा है बताओ। 1/2 के आसपास आ रहा होगा, रफली 1/2, which is 0.5 into 10⁻12, 5 into 10⁻13। रफ आंसर है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वहां से ही लिया है, ठीक है। सो ±5 into 10⁻13 should be ±5 into 10⁻13। इतना हमारे पास एरर होगा, मतलब कि उतनी पोजीशन, मान लो कि तुम सेम एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इस, हाँ एग्जैक्टली। तो तुम पता कर रहे हो तो तुम्हारे पास इतना आ रहा है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस किसी और का आ सकता है, तो इतना एरर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चल रहे हो साथ में, यहाँ तक कोई दुख नहीं होना चाहिए। लिख लो जिन लोगों ने नहीं किया था। अगर वेलोसिटी में ±1% का एरर है तो मतलब कि प्लस माइनस जो उसका वेलोसिटी आया, एरर इन वेलोसिटी इज ± इतना, तो अगर वो प्लस माइनस में है तो ये भी प्लस माइनस में ही होगा ना। मतलब मान लो अगर आंसर 3 है तो हो सकता है तुम्हारा 2.9 या 3.1, एरर एक रेंज में होता है ना। हेडिंग है हमारी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। चलो अब तुम बताओगे ये सारा। पहला लिमिटेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, पहले बताओ फिर लिखना, साथ में लिखेंगे। पहला लिमिटेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नेक्स्ट विच इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फॉलो नहीं कर रहा है, उससे कंसिस्टेंट नहीं है ये मॉडल। फिर बताओ, और वेव नेचर नहीं कंसिडर किया तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस विच इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लिया। 3 हाँ बताया तो लाइन स्पेक्ट्रम, और कितनी बार बताएगा, मोरी ने तो बताया ना। लाइमन सीरीज, वामर सीरीज किसका एप्लीकेशन पे आया। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं बता पाया। फिर समझो यहाँ पे देयर अ, मतलब जब बोर ने मॉडल प्रपोज किया उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व किया गया, तो बोर के अकॉर्डिंग
जब मान लो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 4 पे ट्रांजिशन होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन जंप होना चाहिए ना, एक ही शिफ्ट है। ये बोर के अकॉर्डिंग एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम ऑब्जर्व है, क्योंकि बीच में कहीं रुकना पॉसिबल नहीं है। अगर बीच में रुकना पॉसिबल होता तब जाके कुछ और खिचड़ी सोचते। तो ऑब्जर्व ये था कि यहाँ पे एक लाइन दिखे, ट्रू, नॉर्मली एक लाइन ही दिखती है, लेकिन जब सेम एटम को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख के ये लाइन ऑब्जर्व करते हो तो जो ये एक लाइन है ये स्प्लिट हो जाती है फर्दर लाइंस में, स्प्लिट हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, स्प्लिटिंग हुई स्पेक्ट्रल लाइंस की इन मैग्नेटिक फील्ड, and this splitting of spectral lines in magnetic field is known as Siemens effect. Siemens effect जब आपने कहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एटम को। इसके पीछे का रीजन आपको क्वांटम में समझेगा, या हम जब क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझेगा। इसी तरह से कायदे से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 3 से 4 पे एक फोटोन एमिट होना चाहिए, एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखनी चाहिए। लेकिन जब एटम को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया तो फिर ऑब्जर्व क्या हुआ कि वो लाइन स्प्लिट हो गई, और इसको ऑब्जर्व किया था स्टार्क ने, साइंटिस्ट के नाम है जीमेन और स्टार्क। तो इसलिए इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ, हाँ ठीक है, splitting of spectral lines in electrical field is Stark effect. Splitting of spectral line in magnetic field is Siemens effect. तुम इसे अब नॉर्मल सोच सकते हो। थोड़ा सा इधर वापस आओ, इतना तो तुमने सीख ही लिया है कि तुम समझ सकते हो। डिटेल में हम क्वांटम नंबर्स पर समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं अभी हो क्यों रहा है। मैंने बोला आई वॉन्टेड टू मीट हर, तो इसके घर जाना था मुझे पता है इस बिल्डिंग में है ये, ठीक है। पहले तो फ्लोर डिसाइड किया विच इज, मैंने n की वैल्यू डिसाइड की। फिर उस फ्लोर पे अलग अलग फ्लैट थे, फिर मैंने फ्लैट डिसाइड किया, और फिर उसके बाद ऑर्बिटल विच इज मैंने ऑर्बिटल डिसाइड किया। फिर उसके बाद मैंने पर्टिकुलर रूम डिसाइड किया। अब हो सकता है, ऐसे तो इस पे प्रोहिबिशन नहीं है ना कि ये इसी रूम में रहे, पर्टिकुलर अपने ही रूम में रहे, किसी रूम में रह सकती है वो। 3 रूम है, हो सकता है किसी रूम में, दूसरे रूम में जाके बैठी हो, तो पहले रूम से ट्रांजिशन हो सकता है, दूसरे रूम से भी ट्रांजिशन हो सकता है, तीसरे रूम से भी ट्रांजिशन हो सकता है। अब कायदे से ये तीनों रूम इक्वल एनर्जी के होते हैं, इसको इक्वल कंफर्ट देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो तीनों रूम से निकलने पे नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे फिर डाउट आना चाहिए कि फिर नॉर्मली मिस वो तीनों रूम में रह सकती है, तो नॉर्मली ये 3 लाइन दिखनी चाहिए। इस तरह से एक इमेजिनरी समझते हैं, ये 3 कमरे हैं, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में आपने बोला कि मिस तीनों कमरों में कहीं भी रह सकती है, यहाँ रह सकती है, यहाँ कहीं पे भी रह सकती है वो, तो फिर भी तो एक ही लाइन ऑब्जर्व होनी चाहिए थी। ये 3 कमरों की एनर्जी सेम होती है जब आप कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं करते हो, तब उसको तीनों कमरे में सेम स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो तीनों कमरे अब क्या हो गए हैं, अलग एनर्जी के हो गए हैं। तो अब यहाँ से यहाँ आना एक अलग एनर्जी एमिट करता है, यहाँ से यहाँ अलग और यहाँ से यहाँ अलग। मतलब मान लो ये इसका खुद का कमरा है, ये दादी और ये ग्रैंड पेरेंट्स का है, ये मॉम डैड का है, तो नॉर्मल डेज पे इसको तीनों जगह कंफर्ट रहता है, किधर भी जाके अपनी चॉइस से पढ़ लेती है, बैठ जाती है। लेकिन ये हुआ कि एफएलटी का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। अब एफएलटी का रिजल्ट आया हुआ है और इसके मार्क्स थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि मैंने जो हालात किए हैं उस हिसाब से, तो सबसे ज्यादा खतरा कहाँ रहेगा, मॉम डैड के कमरे में रहेगा। फिर उसके बाद थोड़ा खतरा तो ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत खतरा तो ग्रैंड पेरेंट्स के उसमें भी रहेगा कि अरे तू और अच्छा कर सकती थी, है ना।
तो सबसे डेंजर जोन ये है, हाई एनर्जी जोन, फिर उससे कम एनर्जी जोन ये, और सबसे स्टेबल जोन क्या है इसके लिए, खुद का कमरा बंद करके बैठ जाओ। ये कब, लेकिन कंडीशन क्या है, एफएलटी का पेपर होने के बाद। अगर एफएलटी का पेपर नहीं हुआ है, नॉर्मल स्टेट चल रहा है, किसी भी कमरे में पड़ी हुई है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए नॉर्मल केस में लाइन एक ही आती है, कमरे तब भी 3 हैं, लेकिन सब जगह एनर्जी सेम है तो एक ही लाइन दिखती है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो तो वो कमरों की एनर्जी बदल जाती है, इस वजह से फिर आपको वो एक लाइन मल्टीपल लाइंस में स्प्लिटेड दिखती है। समझा कुछ? इतनी डिटेल नहीं समझा तो जाने तो नहीं आएगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? हाँ, सो पहला लिखो, इट इज एप्लीकेबल, it is only applicable to single electron species. Next, it could not explain quantization of angular momentum. It could not explain quantization of angular momentum. Next, it could not explain splitting of spectral lines in magnetic field. It could not explain splitting of spectral lines in magnetic field, ब्रैकेट में Siemens effect, मैग्नेटिक में m आता है, Siemens में m, इस तरह याद रखना, mm. Splitting of spectral line in magnetic field, ब्रैकेट में Siemens effect, and in electrical field, ईवी तो आता है। अरे लेकिन m दूसरे वाले में नहीं है ना, तो इसमें कहाँ है? सारे में कहाँ है? अरे बेल m एक में है ना, मैग्नेटिक m से, मैंने इस तरह से याद रखा है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? देख रहे हो कि तो स्टार का भी, लेकिन दूसरे वाले में m नहीं है ना बेल, ई तो दोनों में है ना, ई ऐसे याद रखो। मत याद रखो, तुम ऐसे मत याद रखना m से, अब तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा। लेकिन splitting of spectral lines in magnetic field, Siemens effect, and in electrical field, Stark effect, हो गए ना सारे, एक हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, this model was not consistent with, लिख दो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले, जैसे इसके एग्जांपल पे आते हैं, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किस फ्लोर पे रहती है ना। तो ऑर्बिट या शेल, फ्लोर इंडिकेट करेगा, शेल के अंदर होगा सब शेल, सब शेल विल इंडिकेट किस फ्लैट में रहती है ये, ठीक है। सब शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस रूम में अब ये दो सिचुएशन में हो सकती है, या तो ये पढ़ाई कर रही हो या ये इंस्टा स्क्रॉल करते हुए या कुछ टाइम पास कर रही है, दो ही। एक पॉजिटिव सिचुएशन है पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी सारी नेगेटिव सिचुएशन जो भी टाइम पास ये कर रही है, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन की दो सिचुएशन हो सकती है, स्पिन प्लस या माइनस होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब दो टाइप की स्पिन होती है इसकी, हम आगे देखेंगे इसे अच्छे से। प्लस हाफ माइनस हाफ, समझ में आगे बात। अब सुनो, यहाँ पे शेल की इंफॉर्मेशन हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंबल स्मॉल n। सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है हमें
अजीमुथल क्वांटम नंबर. Azimuthal quantum number. This is magnetic quantum number. ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देगा स्मॉल m. एंड देन वी हैव स्पिन क्वांटम नंबर s. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के हाँ दोनों n m है m. वेट l l l. ध्यान दो यहाँ पे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने पहली बार अपने n का कंसेप्ट कहाँ पे देखा था? बोर का मॉडल एनर्जी लेवल. तो डिस्कवर्ड बाय बोर. वैसे इसका कोई काम नहीं है. सोमरफेल्ड. आगे का देखते हैं. चलो लिखो. ऑर्बिट. ऑर्बिट हेडिंग है. क्या ऑर्बिट? बिल्कुल तुम लोग फैलते ही जा रहे हो थोड़ा सा. क्यों? मैं सच बोल रही हूँ. एक दो जन और ऐसे सवाल पूछो. क्यों एन क्या है? प्रिंसिपल क्वेश्चन. तो फिर वो एल के सबसे एनआईटी वाकड़े. इधर ही पढ़ा के इधर ही डायरेक्ट शुरू. एनआईटी वाकड़े. 2022 में फिनिश हुआ. अगर मैं लेट शुरू किया 2013 में ग्रेजुएट. तब तक मेरा 10th भी नहीं हुआ था. 8th क्लास में नहीं था. हाँ 8 अरे बीच. चलो हटाओ. पढ़ाने दो मुझे. लेट मी टीच प्लीज. इट इज ऑर्बिट में लिखो. इट इज सर्कुलर शेल. इट इज ए सर्कुलर शेल in which the electron revolves. कोई कुछ नहीं बोलेगा. चुपचाप लिखते जाओ क्योंकि मुझे पता है ना कुछ लोग इस पे भी तैयार हो रहे थे. नेक्स्ट ऑर्बिटल. ऑर्बिटल. It is the region in space where probability of finding the electron is maximum. इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे एक बॉक्स से, डब्बे से. Probability of finding the electron is maximum. बॉक्स से इंडिकेट करते हैं और इसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. आगे हम देखेंगे क्यों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट नोड. नोड. It is the region in space where probability of finding the electron is 0. वैसे exactly 0 नहीं होगी. मतलब probability को आप 0 नहीं कह सकते उस जगह पे. मिनिमम कहते हैं बट लिख दो. काफी बुक्स में 0 लिखा है. It is the region in space where probability of finding the electron is 0. Next, nodal plane. Nodal plane.
It is the plane in which probability of finding the electron is 0. हेडिंग दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला हम पढ़ेंगे n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। अच्छा, मैं आपको अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी मान लो किसी एलिमेंट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, तो आप मुझे क्या क्या चीजें बता सकते हो उस चीज से, उसका यूज करके? मान लो अज्यूमिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं भी है, तब भी आप उसकी किस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो? डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इवन आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो ट्रू है ना, n की वैल्यू बढ़ने पे एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब आप एनर्जी का ऑर्डर भी बात कर सकते हो कि मिस एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है बताओ? एनर्जी लेवल या एनर्जी और डिस्टेंस। सो लिखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट the orbit or energy level. It gives information about the orbit or energy level or distance of electron from nucleus. Distance of electron from nucleus. As the value of n, bracket में लिखो, as n increases, distance increases, energy increases. Next point, it can have positive integral values. It can have integral values from 1 to infinity, है ना, infinite circular orbits possible है, from 1 to infinity. Next point, total number of orbitals in an orbit, total number of orbitals in an orbit is equal to n square. ये हम इसको प्रूव करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। परम्यूटेशन की नीड नहीं है, नॉर्मल एडिशन है ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इक्वल टू n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इन एन ऑर्बिट? 2n स्क्वायर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbit equal to 2n square.